बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे आगे मैं आपको खुशामदीद कहेंगे। मेरा नाम आयशा यूसुफ है। तमाम हुज्जाज कराम को हज की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हज इस्लाम का एक अहम और बुनियादी रुकन हर साहिब इस्तात मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ किया गया है। और आसानी सबसे बड़ी ये है, मैं कहती हूँ हमारा मज़हब इतना आसान है, इतनी उसके अंदर सहूलत मौजूद है कि अगर आप इस्तात नहीं रखते तो आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो इस्तात रखता है उसके ऊपर लाजमी फ़र्ज़ किया गया। थोड़ा सा ज़रा बात कर लेते हैं हज के ऊपर कि हज का रूहानी सफ़र जो है वो तत्हीर, सब्र, इत्तेहाद और अल्लाह ताला की रज़ा के हुसूल का अजीम ज़रिया है। जुमा 10 ज़िलहज का दिन हज का अहम तरीन मरहला होता है, जिसे यौमुल नहर यानी कि डे ऑफ सैक्रिफाइस भी कहा जाता है। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के बाद हुज्जाज कराम तुलुए आफ्ताब के करीब मिना की जानिब रवाना होते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले जमा अक़बा यानी कि जमरा अक़बा यानी कि बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारते हैं। यह अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की यादगार है, जब उन्होंने शैतान को ठुकराया था। रमी के बाद कुर्बानी की जाती है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इस्माइल की कुर्बानी के जज्बे की अलामत समझी जाती है। और कुर्बानी के बाद मर्द हुज्जाज हल्क करवाते हैं यानी कि अपना सर मुंडवाते हैं, जबकि ख़वातीन बालों का कुछ हिस्सा कटवाती हैं। उसके बाद हुज्जाज कराम खोल देते हैं अपने एहराम को और मामूल के कपड़े भी पहन लेते हैं। ये तमाम अमाल अल्लाह ताला की इबादत, फरमा बरदारी और कुर्ब का मज़ाहिर है, जो कि हाजी की रूहानी ज़िंदगी में इनकलाब भी बर्पा करते हैं। हफ्ता 11 ज़िलहज को हुज्जाज कराम छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को 7-7 कंकरियाँ मारेंगे और रमी जमरात के बाद हुज्जाज कराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए खाना काबा रवाना होंगे। तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद हुज्जाज कराम सफ़ा मरवा की सई करेंगे और मिना के लिए रवाना हो जाएंगे। और इतवार 12 ज़िलहज को ज़वाले आफ्ताब के बाद तीनों शैतानों को कंकरियाँ भी मारी जाएंगी। उसके बाद पीर यानी कि 13 ज़िलहज को हुज्जाज कराम रमी जमरात के बाद मिना से मक्का अपनी रिहाइश का रवाना होंगे और वहाँ से अपनी वापसी का सफ़र जो है वो तय भी करेंगे। गुज़श्ता रोज़ खुतबा हज जो दिया गया इमाम काबा शेख स्वाले बिन अब्दुल्ला की जानिब से, उसके चंद अहम नकात वो भी ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या मैसेजेस उसके अंदर थे या क्या क्या तलकीन की गई है अहले ईमान को। उसमें कहा गया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करना ईमान वालों की शान है। अल्लाह ताला ने नेकी पर अमल और बुराई से दूरी का हुक्म दिया। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उससे दूर रहो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को इंसानियत के लिए पसंद फरमाया। मज़ीद कहा गया इस खुतबा हज में कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। अगर तुम दुश्मन को माफ़ कर दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अपना करीबी दोस्त बना लेगा। अल्लाह ताला के अहकामात की इताअत की जाए, मना करदा चीज़ों से परहेज़ किया जाए। तक़वा दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब भी है। इसके साथ साथ खुतबा हज में फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के रहने वालों के लिए दुआ भी की गई। तो वो तमाम लोग जिन्होंने हज की सादत नसीब फरमाई है या जिन्होंने हज अदा किया है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और वो तमाम लोग जो आज ईद मना रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आगे बढ़ते हैं और कुछ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। कल मुल्क भर में ईद उल अज़हा जो है मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जाएगी और हमारी कोशिश ये है कि हर सेगमेंट जो है ना वो किसी न किसी तरीके से ईद उल अज़हा के साथ रिलेट कर जाए। इस मौके पर इंशाल्लाह बड़ी तादाद में हम देखेंगे कि सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी करते हुए क़ुरबानी भी की जाएगी। साल की जो रिवायत है इसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ना वो सफाई का भी है, जो हम हर साल देखते हैं। हर साल बैठ के इस पे बात भी करते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमें नेक्स्ट ईयर फिर से उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मैं कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें जो हैं उनकी बात कर रही हूँ। हमें गंदगी भी नज़र आती है, बदबू चारों तरफ फैली हुई होती है और शहरी ज़िंदगी जो है ना उससे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। ऐसी सिचुएशन में इस मरतबा सिंध हुकूमत की जानिब से खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि ईद के तीनों दिन जो हैं वो सफाई के अमल को न सिर्फ यकीनी बनाया जा सके बल्कि आलाइशें बर वक्त भी उठाई जा सके, फ्यूमिगेशन का अमल भी हो सके और मुख्तलिफ इक़दाम जो हैं ना इस सफाई सुथराई के सिलसिले में, स्पेशली कराची रीजन की अगर हम बात करें या सिंध की बात करें तो ये किए जाएंगे। अब वो क्या इक़दाम हैं या सिंध गवर्नमेंट का प्लान क्या है, सफाई को कैसे यकीनी बनाया जाएगा, हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा। उनसे बात करते हैं। थैंक यू सादिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो ये बताएं आपकी तैयारी हो गई है ईद के लिए? थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, मेरी ईद के लिए तैयारी हो गई है। जाहिर सी बात है, ये ईद बड़ी ईद होती है तो बकरे भी आ गए हैं, गाय भी आ गई है, तो कपड़े भी आ गए हैं, तो तैयारी तो पूरी हो गई। चले भाई ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो सिंध हुकूमत है ये क्या क्या इक़दाम करने जा रही है, क्या क्या प्लान के अंदर है, किस तरह से सफाई को यकीनी बनाया जाएगा सिंध में?
देखिए सबसे पहले तो सिंध हुकूमत जो है पिछले साल भी अवामुन नास जो थे वो बहुत मुतमईन थे, हुँ, क्योंकि देखें बाकी शहरों की बात नहीं होती, ना उस तरह चैनल्स कवर करते हैं, फोकस सारा होता है कराची हैदराबाद, क्योंकि हुँ, ये दोनों बड़ी शहरी आबादियां हैं सूबे सिंध की। पिछली दफ़ा भी जो था वो काफ़ी बेहतर इंतज़ामात थे। तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो है वो ओजरी और उन चीज़ों को ठिकाने लगाया गया था, और शहरी बहुत मुतमईन थे पिछली बार सफाई के इंतज़ामात को। हुँ, उसी तरह इस साल भी सफाई सुथराई के लिए कमिश्नर साहब के ऑफिस में मुसलसल इजलास है। इस वक्त भी एक इजलास जारी है। ठीक है। सफाई के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की छुट्टियां जो हैं वो मनसूख हैं। हुँ, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई है कमिश्नर्स की तरफ से कि वो अपने इलाकों में मौजूद रहेंगे, हाँ, वक्तन फ़वक्तन जो है वो विज़िट करेंगे एरिया का, हुँ, ताकि सफाई का जो अमल है वो तेज़ रहे, जारी रहे, और राइट। अगर कहीं शिकायत है तो उसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जा सके। इसके अलावा तमाम, क्योंकि सिंध में बल्दियाती निज़ाम फ़ाल है, मेयर कराची, हैदराबाद के मेयर, सखर के मेयर सब अपने-अपने डिविजन्स में मौजूद हैं, और वो भी शहर के दौरे पर होंगे, राइट। सफाई-सुथराई के निज़ाम को मॉनिटर करेंगे। आई वाज़ कमिंग टू दैट। सेंट्रलाइज़्ड मॉनिटरिंग ठीक है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सेंटर रूम बनाया गया है, हुँ। जहां से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अमल को मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, मॉनिटरिंग भी की जाएगी, ज़बरदस्त हो गया। लेकिन इससे पहले क्या कोई ज़रूरी वसाइल जो हैं या इसके अलावा अफरादी क़ुव्वत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी बल्दियाती इदारों को प्रोवाइड की गई है, स्पेशली अगर हम ईद उल अज़हा के तनाज़ुर में देखें? हाँ जी, जो आपकी बात बिल्कुल सही है। हुँ, हुँ, इसीलिए तमाम मुलाजमीन की छुट्टी मनसूख है, हुँ, 3 दिन। जो भी बल्दियाती इदारे हैं उनके तमाम मुलाजमीन दफ्तर में होंगे, जो हुँ, ऑन ग्राउंड हैं उनको ऑन ग्राउंड होना है। ठीक है। उनकी हाजिरी यकीनी बनाई जाएगी। बाकी भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है। अच्छा सादिया, आप ये बता रही थी कि पिछले साल भी जो आप तक इत्तलात पहुंची कि लोग जो हैं वो बहुत मुतमईन भी थे और बड़े अच्छे इंतज़ामात किए गए थे। इस मर्तबा ज़रा बताइए कि कौन कौन से इक़दामात ऐसे किए जा रहे हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, या फिर मज़ीद बेहतरी किस तरह से लाई जा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं से ऐसी इत्तलात भी आई थी कि आलाइशें सड़कों के ऊपर मौजूद थीं या फिर उनको देर से उठाया गया था। मज़ीद बेहतरी किस तरह से की जा रही है? देखिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मुकम्मल तौर पर जो है, जो उनकी डिमांड थी वो हुँ, पूरी की गई है। ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि कराची शहर बहुत गुंजान आबाद है, छोटी गलियां हैं, गाड़ियां हुँ, अंदर नहीं जा सकती, हुँ, तो शहरियों से भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि कुछ डिस्पोजल पॉइंट्स बनाए गए हैं इन पुराने, खास तौर पे पुराने कराची में, हुँ, जहाँ से पिछली दफ़ा शिकायतें आई थी कि अगर आप वहाँ तक जो है वो आलाइशें और गंदगी जो है वो पहुँचा देंगे थैले में डालकर, तो वो उसको वहाँ जो है वो उठाना हमारे लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और दूसरी ठीक बात है। ये कि कल होम डिपार्टमेंट ने हुँ, नोटिफिकेशन निकाला है हुँ, कि जो लोग सड़क पर गंदगी, बिल्कुल ठीक है क्योंकि छोटे घर होते हैं, सड़कों पर ठीक है, कुर्बानी होती है, तो ये ठीक है। नोटिफिकेशन निकाला गया है कि जो लोग सड़क पर कुर्बानी करेंगे वो फिर उस हिस्से की सफाई की जिम्मेदारी होगी। जो उठाने वाला कचरा राइट, है वो तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट केएमसी के इदारे के लोग उठाएंगे, लेकिन बाकी ठीक है। जो है कि वो अब अपनी आवाम जो है कुर्बानी की
इनफरादी तौर पर खुद भी किरदार अदा करना पड़ेगा। डेफिनेटली आई एग्री विद यू। जी और दूसरी बात ये कि देखें, मेरा और आपका मजहब कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। जो कल कुर्बानी की जाएगी वो एक बहुत बड़ा मजहबी फरीजा है। तो हमें और आपको सही। अपने मजहब के मुताबिक भी हुकूमत की इस मामले पर सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इन द एंड कोई कोई हेल्पलाइन वगैरह बनाई जा रही है सो दैट लोग जो हैं अगर उनको कहीं पर आलाइशें नज़र आ रही हैं तो वो कॉल कर सके और वहाँ पर इदारे जो हैं पहुँच जाएं और सफाई के अमल को यकीनी बनाएं? वैसे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक अपनी हेल्पलाइन है, लेकिन ईद कुर्बान के लिए एक नई हेल्पलाइन जनरेट की जा रही है, जो शाम तक मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए फ्लैश आउट की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी एंड अकॉर्डिंग टू हर बहुत से इंतजाम किए जा रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से और प्लान भी बनाया जा रहा है। आई होप ये सिर्फ प्लान्स की हद तक ना हो बल्कि इसके ऊपर अमल दरामद भी हो ताकि कराची की सड़कें जो हैं वो साफ़ सुथरी नज़र भी आएँ और ये जो बदबू और आलाइशें हमें चारों तरफ नज़र आ रही होती हैं स्पेशली इन दिनों के अंदर, वो भी हमें नज़र ना आए। लेकिन यहाँ पर आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने ख़ुद भी बहुत मोहतात तरीके से सब कुछ करना है। अच्छा जी, ये तो कराची के मामलात, सिंध के मामलात थे। अभी लाहौर की तरफ आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर अभी तक कोई जानवर तलाश कर रहा है, तो कोई कुर्बानी का जानवर ख़रीद तो चुका है, लेकिन एक और मसला, एक और चैलेंज उसको दरपेश, और वो ये है कि कसाब कहाँ से मिले। कसाब की बुकिंग जो है ना वो नहीं हो पा रही है। कसाबों ने रवा बरस नर्ख भी बढ़ा दिए हैं और इसके अलावा कुछ के पास तो ईद के दिन टाइम ही मौजूद नहीं है कि वो ईद के दिन आएंगे और आकर आपकी कुर्बानी जो है ना वो करेंगे। अब उसके लिए क्या किया जा रहा है, शहरी किस तरह से अरेंज करेंगे कसाब को, क्या ज़्यादा पैसे देंगे, कसाई वो बुकिंग क्यों कर रहे हैं। अमारा खान ने रिपोर्ट तैयार किया, आपको दिखाते हैं। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी। मवेशी मंडी से जानवर तो खरीद लिया, अब मरहला दरपेश है कुर्बानी और इसके लिए जरूरत है एक माहिर कसाब की। कसाबों ने अपने औजार तेज कर लिए। कुछ तो ईद के पहले दिन की बुकिंग ही नहीं कर रहे। अगर किसी के पास टाइम है तो मर्जी का मुआवजा वसूल करने पर बजिद हैं। कसाब पहले रोज बकरे और दुम्बे की कुर्बानी का 10 से 15 हजार रुपए मांग रहे हैं, जबकि बड़े जानवर का वजन के लिहाज से 30 से 70 हजार रुपए तक रेट है। दूसरे रोज बकरा और दुम्बा 10 से 12 हजार और बैल का 25 से 50 हजार रुपए मांग रहे हैं। ईद की हमारी तैयारी शुरू हो गई भी है। पहले दिन के हमारे जानवर 5-6 हो गए भी हैं, मैक्सिमम 3-4 जानवर और हो जाएंगे और दूसरे दिन में भी इतना ही काम हो जाता है। तीसरे दिन का जो है वो हम अपने घर कुर्बानी करते हैं। अभी तक लोग ऐसे हमें फ़ोन आ रहे हैं और अभी हमने काम का साफ देखना है जितना हो सका। गर्मी भी बहुत है। गोश्त का काम करते हैं और हर साल की हमारी बुकिंग जो होती है, जो हमारे पुराने कस्टमर हैं उन्हीं का ही हम काम रूटीन में करते हैं। चाहे जितना भी उनका काम हो वही करना है, इसके अलावा अदरवाइज़ कोई मज़ीद बुकिंग नहीं करते। शहरियों के मुताबिक गुज़िश्ता बर्स बकरे और दुम्बे की कुर्बानी 10 और बड़े जानवर की 40 हजार तक थी। इस बार कसाब बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। हमने कुर्बानी का जानवर लिया है। पिछले साल से इस साल के रेट जो है वो कसाईयों के बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का जो है वो फ़र्क पड़ चुका हुआ है। वज़न के हिसाब से जितना वज़न ज़्यादा होगा उस हिसाब से वो पैसे ज़्यादा करते हैं और एक जानवर कितने पैसे मांग लेते हैं जितना का एक बकरा आ जाता है। तो पिछले साल जो बुलाए थे उनको दिया था 30 हज़ार रुपये, इस साल उन्होंने मांगे 70 हज़ार। तो देखिए अब बीच में मेरे ख्याल में बात होगी 50 हज़ार रुपये तो ले लेंगे। वेटनरी डॉक्टर्स तजवीज करते हैं कि कुर्बानी का जानवर हमेशा माहिर कसाई से ज़िबा कराएं। सस्ते और मौसमी कसाब के हत्थे चढ़े तो गोश्त खराब भी हो सकता है। कैमरामैन शाहिद जमील के साथ अमारा खान, हम न्यूज़ लाहौर। अब यहाँ से आपको ज़रा कराची लेकर चलते हैं जहाँ पर मोनिस सिराज हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त हैं कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी के अंदर। उनसे जानते हैं कि वो वहाँ पर क्या देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जानवर लाए गए थे और अब कितनी ज़्यादा तादाद में जानवर अभी तक बिक चुके हैं या कितने लोग लेकर जा चुके हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं। आज आखिरी दिन भी है तो बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो यहाँ से वापस भी जा रहे हैं अपना तमाम माल जिसको वो कहते हैं या कुर्बानी के जानवर बेचने के बाद। मोनिस, ओवर टू यू, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में आपने यहाँ पे रश देखा था, लोगों का भी और जानवरों का भी, और कितनी यहाँ पर खरीदारी हुई? कुछ स्टैट्स हैं आपके पास, ज़रा शेयर कीजिए हमारे साथ।
जी शुक्रिया आयशा। कराची में अब सूरत हाल ये है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का जो मिशन है उसके लिए अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वक्त कम मुकाबला सख्त वाली पोजीशन आ पहुंची है। कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी से इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं। अब चूँकि आज आखिरी दिन है और उसके बाद अब लोगों के पास टाइम नहीं बचा, तो आज हर हाल में हर कीमत पर, चाहे महंगा मिले या सस्ता मिले, कराची वालों का ये टास्क है कि हर सूरत वो शहरी जिन्होंने अब तक सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर नहीं ख़रीदा था, वो मंडी में इस वक्त भी जो है वो मनपसंद जानवर की तलाश में हमें घूमते नज़र आ रहे हैं। भाव ताव उरूज पर पहुंच चुका है। और फैक्ट्स की आपने बात की, फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो कराची की जो मरकज़ी मवेशी मंडी है नॉर्दर्न बाईपास, ये 1200 एकड़ से ज़ायद रकबे पर लगाई गई थी। यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गाय, बैल, बकरे, दुम्बे, ऊँट और जो है वो मुख्तलिफ कैटल फार्म्स जो कराची के मदाफ़ात में वाक़, वहाँ से भी लाए गए थे, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से भी लाए गए थे। और इंतज़ामिया का ये दावा है कि 2.5 लाख के लगभग जानवर जो है वो इस साल मवेशी मंडी लाए गए, कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी। और गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50,000 जानवर इंतज़ामिया का दावा है कि ज़्यादा आया है। कुछ खुरलियाँ जो है वो खाली हो गई हैं क्योंकि यहाँ जो मवेशी खड़ा हुआ था वो फ़रोख्त हो गया, लेकिन कुछ आपको जो है वो पस मंज़र में नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त भी जो है वो व्यापारी मुंतज़िर हैं इस बात के शहरी आ जाएँ और उनका जो ये माल है ये ख़रीद कर ले जाएँ। इस वक्त भी जा बजा जो है वो हमें जानवर खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। एक से खूबसूरत तगड़े और भारी भरकम बैल और बछिया इधर जो है वो खड़े हुए हैं जो कि अब तक फ़रोख्त नहीं हुए हैं और व्यापारी मुंतज़िर हैं कि जल्द अज जल्द शहरी आएँ। मजमूई सूरत हाल की अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया का ये दावा है कि 80% से ज़ायद जानवर जो है वो फ़रोख्त हो चुका है कराची की मरकज़ी मवेशी मंडी का। और हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ट्रक व्यापारियों के जो कि अपना सामान साथ लाए थे उन्होंने रख्ते सफ़र बांधा और वो अपने घरों के लिए रवाना हो गए हैं खुशी खुशी, क्योंकि उन्होंने अच्छे दामों अपने मवेशी फ़रोख्त कर दी हैं। अलबत्ता जो हर साल रिपोर्ट भी हो रहे होते हैं और इस साल भी ख़बरें पहुँची हैं कि बहुत सारे व्यापारी ऐसे भी हैं जो महंगे जानवर लेकर आए थे और उनके वो जानवर नहीं बिके तो वो सस्ता बेचने की बजाय उनको वापस लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर भी आपने इस तरह की सिचुएशन देखी है या अभी भी व्यापारी जो हैं वो मौजूद हैं और वो कहते हैं कि बेच कर ही जाएंगे अपने तमाम कुर्बानी के जानवर यहाँ से? जी देखिए आयशा, इस हवाले से अगर बात की जाए तो मिला जुला रुझान है व्यापारी का। कुछ व्यापारी ऐसे हैं कि जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया कि मंडी की जो सूरत हाल है, जो नक्शा है वो तब्दील इस तरह से हो चुका है कि अब अगर घाघ आता है तो व्यापारी की कोशिश होती है कि हर मुमकिन जायज़ पैसे करके उसको जो है वो जानवर फ़रोख्त कर दे, वो मवेशी फ़रोख्त कर दे। और इसीलिए व्यापारी जो है वो कम रेट भी मांग रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जानवर फ़रोख्त हो जाए। लेकिन कुछ व्यापारी जो है वो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम किसी सूरत नुकसान नहीं करेंगे, अगर हमें वापस जानवर अपना ले जाना पड़ा तो हम वापस ले जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर इसके ऊपर कोई ख़र्चा आया है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हम जिन इलाकों से आएँ वहाँ ले जाएंगे। कुछ कहते हैं कि हम इनको वहाँ उन इलाकों में ले जाकर फ़रोख्त कर देंगे और कुछ व्यापारियों का ये मौक़िफ़ है कि हम इसे जो है वो अगर कम दामों ही फ़रोख्त करना है तो हम कराची में फ़रोख्त नहीं करेंगे बल्कि वहाँ कसाई को फ़रोख्त कर देंगे, गोश्त के भाव इसको बेच देंगे। तो इस तरह से मिला जुला मंडी में रुझान है। लेकिन जो मजमूई सूरत हाल है वो ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो जानवर यहाँ लाया गया था वो फ़रोख्त किया जा चुका है। मंडी की इंतज़ामिया का ये दावा है कि 80% से ज़ायद जानवर फ़रोख्त हुआ है। ठीक है। अच्छा, इन द एंड हम मुख्तलिफ शहरों से तो हम ये सिचुएशन सुन रहे हैं मोनिस के ना, कसाई बहुत महंगे भी हो गए हैं और एक तरह से नज़र भी नहीं आ रहे हैं, ओवर बुक्ड हो गए हैं। कराची में भी ऐसी सिचुएशन है और यहाँ पर भी कसाई बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। आयशा बिल्कुल, ये सुन्नत इब्राहिमी अदायगी का दूसरा जुज़्व है। पहले जानवर की ख़रीदारी और फिर जब उसे घर पहुंचाया जाए तो उसके बाद फिर कसाई, क्योंकि इस सीज़न में जो है वो कराची में, सिर्फ कराची में ही नहीं बल्कि मुल्क भर में ही सूरत हाल होती है कि नाई, मोची, ये सब और सब्ज़ी फ़रोश, फल फ़रोश सभी औजार लेकर निकल पड़ते हैं और अपने आप को कसाई दाहिर करते हैं। और जानवर का जो है वो अगर ये कहा जाए कि उसको बर्बाद करके रख देते हैं उसके गोश्त को, तो ये ख़त्म, ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह है कि अनाड़ी कसाई जो हैं वो जानवर के लिए बड़े ख़तरनाक साबित होते हैं, गोश्त को जो है वो उसको बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो शहरियों की कोशिश है कि भले थोड़े पैसे ज़्यादा दे दें लेकिन प्रोफेशनल कसाई जो है उसका इंतखाब करें। और इस वक्त कसाईयों के जो नखरे हैं वो भी आसमान पर पहुँचे हुए, चूँकि अब आखिरी दिन है और उन्होंने बुकिंग जो है वो बहुत सारे कसाब ने हाउसफुल के बोर्ड आवेज़ा कर दिए अपनी दुकानों पर। और जो कसाई हजरात हैं वो अव्वल वक्त के, क्योंकि हर एक की कोशिश होती है कि नमाज ईद की अदायगी के फ़ौरन बाद जो है वो कुर्बानी कर दी जाए, तो कसाईयों के रेट जो हैं वो इस वक्त कराची में अगर एक जेनरिक बात की जाए तो मैं आपको बता दूँ कि तकरीबन 3 से 4 मन का
का जो जानवर है उसको अव्वल वक्त में यानी कि नमाज के फ़ौरन बाद ज़िबा करने के कसाई जो है, जो प्रोफेशनल कसाई है, वो 35 से 40 हज़ार रुपए तक डिमांड कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में। और जैसा इलाका है वैसे वहाँ के रेट है। इसी तरह से कुछ इलाकों में जो है 18 से 20 हज़ार रुपए डिमांड की जा रही है। और बकरे की अगर बात की जाए तो अव्वल वक्त में अगर आप बकरा ज़िबा कराना चाहते हैं तो जो प्रोफेशनल कसाई है वो 10 से 12 हज़ार रुपए बकरा ज़िबा करने की डिमांड कर रहे हैं। इसी तरह ईद के पहले दिन जो है वो ऊँट ज़िबा करने की जो कीमत है वो 50 हज़ार रुपए तक तलब की जा रही है प्रोफेशनल कसाईयों की जानिब से। तो ये इस साल के रेट हैं। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है पहले दिन के रेट जो है वो चूंकि मैंने बताया ज़्यादा होते हैं, लेकिन दूसरे रोज़ अगर आप कुर्बानी कराते हैं अब लोगों को ये करना पड़ेगा कि थोड़े कम हो जाते हैं। सेविंग की जाती है कुर्बानी के जानवर को खरीदने के लिए, उसके साथ साथ एक और छोटी सेविंग भी करनी पड़ेगी कि कसाई को पहले तो ढूंढ के लाना है, उसके बाद उसकी कीमत भी अदा करनी है कि वो कितने चार्ज करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मोनिस सिराज हमारे साथ मौजूद थे, कराची की सिचुएशन के बता रहे थे और बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी उन्होंने यूज़ की कि जितने भी कसाई हैं ना उन्होंने अपने दुकानों के बाहर हाउसफुल लिख के लगा दिया, यानी कि ओवरली बुक्ड लिख के लगा दिया। और कुछ अनाड़ी कसाई भी हैं। तो पहला मसला तो ये है कि कसाई महंगा बहुत है, दूसरा मसला ये है कि कसाई मिल ही नहीं रहा, चाहे वो अनाड़ी कसाई हो। तो आई होप कराची वाले जो है ना उनकी भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी अच्छे तरीके से हो जाए और वो भी एक ऐसा कसाई ढूंढ लें जो कि रीज़नेबल अमाउंट उनसे लेके अच्छे तरीके से उनकी कुर्बानी कर दें। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की नामवर पावर लिफ्टर सिबिल सुहेल से, जिन्होंने दोहा यानी कतर में होने वाली एशियन वेट लिफ्टिंग मास्टर्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, नई तारीख रकम की है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये किसी भी पाकिस्तानी खातून की अगर हम बात करें इस चैंपियनशिप में पहला गोल्ड मेडल है और ये कामयाबी उन्होंने हासिल किया है। सिबिल जो है उन्होंने क्लीन एंड जर्क के साथ मजमूई तौर पर 95 किलोग्राम वज़न उठाकर पहला मकाम ये हासिल किया है। तो उनकी ये कामयाबी ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का लम्हा है। तो हमने सोचा कि ये जो फ़ख्र पाकिस्तान है इनको आज हम अपने शो के अंदर दावत देते हैं, उनसे ज़रा गपशप लगाते हैं, उनको मुबारकबाद भी देते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। तो वेलकम करते हैं सिबिल को। सिबिल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन के लिए। सबसे पहले तो आपने ये तारीख रकम की है माशाल्लाह से, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। क्या जज्बात थे जी जब आपने ये मेडल अपने नाम किया, ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया? सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं, क्या फीलिंग्स थी? जी काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी और ये फीलिंग्स जो है वो मैं अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती क्योंकि बहुत मतलब जब आप मेडल्स विन करते हैं, पाकिस्तान का एंथम होता है, तो इस सारी फीलिंग्स को, इस अचीवमेंट को हम अपने वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। पाकिस्तान को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर, ये यकीनन बहुत ही फ़ख्र का लम्हा होता है। अच्छा, एक चीज़ के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा कि वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग, क्या ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं? इनके बारे में ज़रा बताएं। जी, वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग में डिफरेंस ये है कि पावर लिफ्टिंग में 3 इवेंट्स होते हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट। वेट लिफ्टिंग में स्नैच और क्लीन जर्क होती है और वेट लिफ्टिंग जो है वो टेक्निक की गेम है। और फ़र्क अगर मैं आपको बताऊं तो पावर लिफ्टिंग में हम लोग जो हैं खुद स्पॉन्सर ढूंढते हैं, खुद स्पॉन्सर ढूंढने पड़ते हैं, उसमें मेंटली रिलैक्सेशन नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा मतलब लास्ट मोमेंट तक बंदा जो है वो मेंटली रिलैक्स नहीं हो पाता जब तक कि आपकी टिकट, अकोमोडेशन सब कुछ अरेंज ना हो सके। तो अगर मैं कंपेयर करूँ मास्टर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के इन्होंने हम लोगों को सर्च किया, मेरे कोच मलिक राशिद ने सर्च किया और इन्होंने हम लोगों को स्पॉन्सर किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी था कि हम स्पॉन्सर हमें किया गया था, हम सिर्फ ट्रेनिंग कर रहे थे और हमारा फुल फोकस सिर्फ ट्रेनिंग पर ही था। ठीक है। अच्छा सिबिल, आपने हमें पता चला कि आपने और आपके घर वालों ने, आपके ख़ानदान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस खेल के लिए। तो उन चैलेंजेस के बारे में मैं चाहूँगी कि आप जिक्र करें उनका, क्योंकि ये बहुत इंस्पिरेशनल होता है और उन लोगों को बहुत मोटिवेट करता है जो अपने चैलेंजेस की वजह से, परेशान कुन हालात की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते या हिम्मत छोड़ देते हैं। थोड़ा सा ज़रा शेयर करें हमारे साथ उन चैलेंजेस को। काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा आप जिस भी फील्ड को ले लें, हर फील्ड में लेग पुलिंग होती है, अप एंड डाउन होते हैं, बट इंसान वही अच्छा है जो इन सारी चीज़ों से हटकर अपने गोल को अचीव करे। तो हम लोगों ने अपने गोल को अचीव किया, हम लोगों ने एशियन को रिप्रेजेंट किया पावर लिफ्टिंग में, उसमें मेडल्स लिए, कॉमनवेल्थ को किया और अभी फर्स्ट एशियन मास्टर चैम्पियनशिप जो कि दोहा कतर में हुई, वहाँ जाके मैंने फ़र्स्ट एवर वुमेन का लक़ब लिया। तो ये सारी ब्लेसिंग्स जो हैं वो मैं खुदावंद की समझती हूँ, अपने
वालिदैन की सपोर्ट समझती हूँ, अपने कोच की, मलिक राशिद की सपोर्ट समझती हूँ कि जो कोच है वही जो है वो सब कुछ होता है। वो अगर कोच अच्छा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट्स भी विन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वी आर ग्लैड कि आपने हिम्मत नहीं हारी, आपने दिल नहीं छोड़ा और इसीलिए आप यहाँ तक पहुँची और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा, ख़वातीन के भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली जिस फील्ड के अंदर आप हैं या कामयाबी आपने हासिल किया जिस फील्ड के अंदर, वो चैलेंजेस क्या हैं, उनको अगर आप थोड़ा सा मेंशन करें, स्पेशली पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है ख़वातीन को? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि अगर आप कंपेयर करें अदर गेम से तो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग पहलवानी वाली गेम है। इसमें डाइट बहुत मैटर करता है, इसमें आपके इक्विपमेंट बहुत मैटर करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अपना लोहा मनवाला एक लड़की होने के नाते तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। तो अगर आप डटे रहें, ट्रेनिंग करें और आपको जो ट्रेनिंग का अजर है वो खुदा आपको ज़रूर। बिल्कुल, लेकिन आपके साथ तो सपोर्ट भी थी ना, आपकी बहन ट्विंकल जो है उन्होंने मुतारिफ़ करवाया था आपको इस खेल के अंदर। तो इस सारे सफ़र में उनका किरदार कैसा रहा, उनके मशवरे मानती हैं आप, या उनका सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट रहा आपके लिए इस सफ़र में? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा उसका। इनफैक्ट अभी जब मैं एशियन मास्टर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के लिए दोहा कतर की, सारे मीडिया हर एक चीज़ को उसी ने पीछे से ऑर्गेनाइज किया। वो एज अ बैकबोन उसने वर्क किया ना मेरे लिए। बिल्कुल, एक सपोर्टिव सिबलिंग होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होता है, और सिर्फ एक नहीं, अब तो चारों बहनें जो हैं वो पावर लिफ्टिंग के अंदर कामयाबी हासिल की है। वाकई में एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रिकॉर्ड है। ये बताएं, आप एक दूसरे के साथ मिलकर ट्रेनिंग करती हैं या फिर मुकाबला होता है, या फिर साथ मिलके कहती हैं कि नहीं हमने एक साथ ही ट्रेनिंग करनी है, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मुफीद है? बहुत ही फ्रेंडली माहौल होता है ट्रेनिंग में, एक दूसरे को बहुत बकअप करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हम लोगों ने जितनी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है पावर लिफ्टिंग में, पूरी दुनिया में सगी जार बहनें नहीं हैं, और मैं ये ब्लेसिंग समझती हूँ खुदावंद की कि खुदावंद ने हम लोगों को ब्लेसिंग दी, हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम की। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा सिबिल, अगला हदफ क्या है सिबिल का? कौन सी चैम्पियनशिप के ऊपर नज़र है, कौन सी बैनुल अक़वामी सतह पर आप जा रही हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं नेक्स्ट? अगर मैं देखा जाए नेक्स्ट मेरे जो इवेंट हैं वो वर्ल्ड लेवल है, और कॉमनवेल्थ को तो मैंने कर लिया, अभी मैं वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करूंगी और ओलंपिक करूंगी, और यही चाहूँगी कि जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्पॉन्सर देख रहे हैं वो मुझे स्पॉन्सर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस शो के थ्रू हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि जितने भी स्पॉन्सर्स हैं वो इस तरह के एथलीट्स को सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह के एथलीट्स तभी पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं जब उनके साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मौजूद होती है, और ऐसे बहुत से इदारे हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा सिबिल, नौजवान लड़के लड़कियां जो आपको देख रही हैं, स्पेशली लड़कियों की मैं बात करूंगी, जो आपको देख रही हैं, आपसे इंस्पिरेशन ले रही हैं, आपका क्या पैगाम है उनके लिए? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस तरह वो एजुकेशन मेडिकल फील्ड में आगे आ रही हैं, वो स्पोर्ट्स में भी आगे आएँ, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो और अदर स्पोर्ट्स हो। फैमिली जो है उन पे बिलीव करे, उन्हें सपोर्ट करे और वो आगे आने का उन्हें मौका दे। और अगर किसी को भी गाइडलाइन चाहिए हो वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग की, हमारी खुद की एकेडमी है ट्विंकल सुहेल के नाम से, सुहेल सिस्टर्स के सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, आप लोग हमें वहाँ भी सर्च कर सकते हैं। सही, और ये सपोर्ट जो है समटाइम्स गवर्नमेंट से भी चाहिए होती है या स्पोर्ट्स फेडरेशन से भी चाहिए होती है। इस सेक्टर से जब कुछ मांगना हो, कोई फैसिलिटी मांगनी हो, सपोर्ट मांगनी हो, तो उस पर आप ख़वातीन खिलाड़ियों को क्या मैसेज देंगी या क्या कहेंगी कि किस तरह से अपने मुकदमे को आगे लेकर जाना चाहिए? मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूंगी कि मुझे एक गवर्नमेंट सेक्टर पे प्रॉपर एकेडमी दी जाए, इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स दिए जाएं, ताकि मैं अपने साथ साथ दूसरी सिबल, ट्विंकल, वेरोनिका और मरियम जैसी लड़कियां जो हैं उनको ट्रेनिंग करवा सकूं, ताकि वो भी सुहेल सिस्टर्स की तरह अपना लोहा मनवा सके। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। सिबुल सुहेल हमारे साथ मौजूद थी, और ये चारों बहनें जो हैं वो हर सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और हमें इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र है। वंस अगेन आपको कंग्रेचुलेट करेंगे सिबल, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। अब एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास कुछ अहम मेहमान हैं जिनसे आपकी मुलाकात हमने करवानी है, तो आपने जाना कहीं नहीं है, साथ रहिए। This segment is brought to you by Jazz and Allied Bank Limited. जी, मनी मैटर्स और इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और आजकल इसलिए भी ज़्यादा करती है कि बजट आने वाला है। जैसे जैसे पाकिस्तान अगले मंगल की तरफ बढ़ रहा है, यानी अपने सालाना बजट की तरफ बढ़ रहा है, मुल्क का तनख्वाहदार तबका जो है वो एक मरतबा फिर से एक पुराने लेकिन बहुत ही सीरियस सवाल है,
वो उठा रहा है कि भाई ये हुकूमत कैसे एक आम अफराद को ये समझा पाएगी कि वो कम से कम सरकारी उजरत के अंदर अपना घर भी चला सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, अपने बिल्स भी पे कर सकते हैं, अपनी ग्रॉसरी, अपना किचन भी चला सकते हैं। क्योंकि कम से कम उजरत पिछले साल की जो मुझे याद है तकरीबन 37,000 के करीब, लेकिन 37,000 रुपये के अंदर आजकल घर चलाना आसान है। इसके ऊपर हमने सोचा कि आज का ये सेगमेंट रखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है या क्या होना चाहिए, बट या फिर कम से कम उजरत जो है वो कितनी होनी चाहिए जो जस्टिफाइबल भी हो एक आम आदमी के लिए। हमारे साथ फरहान बुखारी साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच फरहान साहब। अगेन तो मैं आपने सवाल सुन ही लिया होगा कि 37,000 रुपये में आपको लगता है आजकल जितनी महंगाई है मुमकिन है एक घर चलना जहाँ पे 2 मियाँ बीवी हैं, 1 या 2 जिनके बच्चे हैं, जिनको पढ़ाना भी है, उन्होंने बिल्स भी देने हैं? मुमकिन नहीं है। और इस पे एक मुझे वाक़या याद आया, माजी में कई साल पहले एक वज़ीर ख़ज़ाना हुआ करते थे, मशीर ख़ज़ाना जो कि वज़ीर का स्टेटस था, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया कि ये जो मिनिमम वेज है इसमें आप एक घर का बजट बना के वो भी आवाम के सामने पेश करें। तो वो कोई जवाब ऐसा नहीं दे सके थे जिस पे लोग मुतमईन हों, और वो वाक़या फिर बड़े अरसे तक लोगों को याद रहा। तो आज भी सूरत हाल वही है। अब अगर 37,000 से हुकूमत कह रही है कि मुल्क में महंगाई में थोड़ा ठहराव आ गया है, तो 37,000 से अगर बढ़ा भी देते हैं, इस ठहराव के बावजूद लोगों का गुजारा बहुत मुश्किल है। बिजली और गैस के बिल्स का आप देख लें ख़ास तौर पे। वो कौन से पैरामीटर्स हैं फरहान साहब जिनको देखते हुए ये मिनिमम वेज जो है वो तय की जाती है? आप इतने सालों से आप कवर कर रहे हैं, इकोनॉमी को देख रहे हैं, गवर्नमेंट कोई पैरामीटर्स को देखती है या फिर वैसे ही अपने अंदाजे से एक मिनिमम वेज सेट कर दी जाती है? मेरी जब भी इस मामले में फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के लोगों से बात हुई है, स्टेट बैंक में 1-2 इकॉनमिस्ट से बात हुई है और लोगों से बात हुई है, तो वो यही कहते हैं कि जी ये एक ब्लैंक है जो हमें हर साल फिल करना पड़ता है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, एक टिक मार्क मारना पड़ता है कि वो लगाना पड़ता है कि जी हमने बड़ा कमाल किया और इतनी हमने तनख्वाह बढ़ा दी। इसके पीछे कोई 2-4 लोग नहीं बैठे हुए जो बैठ के सारे फैक्टर्स को देखते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है पिछले साल से लेकर इस साल तक, या फिर बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें कितनी बढ़ी हैं। ये सिर्फ एक ब्लैंक के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसको फिल करके आगे डॉक्यूमेंट्स लोग तो होते हैं, लोग तो बैठते हैं, लेकिन उनका जो फैसला है उसका हक़ाइक़ से कितना ताल्लुक़ है। अच्छा, फिर इन्फ्लेशन में आपसे जितनी पहले भी बात हो चुकी है कि ये जो बीच में 2 साल बड़े तबाही कौन गुजरे पाकिस्तान के अवाम के लिए, आम आवाम के लिए, कि 2022 के मुकाबले में 2024 के आखिर तक कीमतें 50 से 60% मजमूई तौर पे वो इन्फ्लेशन हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी। अब इस साल उस 150 या 160 के ऊपर हमें जो ये बताया जाता है कि जी महंगाई तो बहुत कम हो गई, इसकी शरह कम हो गई, वो उसके ऊपर है। यानी जो माजी में नुकसान लोगों का हो चुका और जिससे वो मुतासर हो चुके, वो उसका कोई सिर्फ बढ़ने की शरह रुक गई है, जी महंगाई मजीद नहीं बढ़ रही। बिल्कुल। और ये बात जो है ये बार बार लोगों को समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ख्याल में कोशिश होती है कि वो जो हकीकत है उस पर पर्दा डाला जाए। यही तो सवाल बार बार हम भी उठाते हैं और आम आदमी भी हमसे भी कर रहे होते हैं कि आप इसके बारे में बात नहीं कर रहे कि जी महंगाई कम हो गई है, हमारी ज़िंदगियों के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स जब आते हैं तो जानबूझ के एम्बिगुअस सी बात करते हैं कि जी महंगाई कम हो गई, महंगाई तो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो अब फराज साहब ये बताएं, ईद उल अज़हा भी है, तो इसके अंदर फिर क्या आवाम कोई उम्मीद ना रखें इस बजट से कि उनको थोड़ा सा ज़रा फ़ायदा हो जाएगा? सैलरी क्लास के बारे में 1-2% शायद कुछ टैक्स कम हो जाए, बट मिनिमम वेज वाले ख़ास तौर पर जो हैं उनकी बढ़ भी जाती है, लेट्स से 50,000 भी हो जाती है आजकल के दौर में। यू थिंक इट्स पॉसिबल कि इवन 50,000 भी हो जाए तो घर चल जाएगा? आज क्योंकि यौम जुमा है तो हम सबको मिलके दुआ करनी चाहिए खैर की, लेकिन हम दवा भी तो करने की ज़रूरत है। लेकिन अब कल जो गुजर गई, हमने मुनीर कमाल साहब से बात की, पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे एक हमने नुक्ता ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान के जो इनकम टैक्स का निज़ाम है वो एक बड़े नैरो बैंड में, यानी एक बड़ी कम एक पोर्शन है लोगों का जिनके ऊपर हर साल आप टारगेट करते हैं। ये जब तक ख़त्म नहीं होगा तो ममलिकत के जो नुकसानात होते हैं, ममलिकत की कमज़ोरी, वो भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि आप उन्हीं लोगों पे बोझ डाल रहे हैं। अब इस साल कहा तो ये गया है कि ज़रूरी इनकम पे
सूबों ने लेजिस्लेट कर लिया और 1 जुलाई से जो साल शुरू होगा तो वो ज़रूरी इनकम पे भी टैक्स होगी। अब किसानों को बहुत बुरी मार पड़ी है जो ज़रूरी मईशत के हालात हैं, लेकिन उसके बावजूद अब आगे जाके देखना है कि निज़ाम क्या कोई मौजूद है जो कि वहाँ पे जाकर लोगों को टारगेट करे। इसके अलावा और भी शोबे, ट्रेडर्स का देख लीजिए, मैंने खुद ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जो जिनके बारे में बाद में पता चला कि जी ये लाखों में नहीं बल्कि हज़ारों में साल का इनकम टैक्स देते हैं। और लेकिन जिस रेस्टोरेंट में यहीं पे इस्लामाबाद में ये कहा गया, बाहर उनकी लैंड क्रूज़र खड़ी हुई थी 3-4 करोड़ रुपए की। तो मतलब सवाल ये है कि फिर अगर ये कितना बड़ा तजाद है कि आपके पास लैंड क्रूज़र भी है और आप हज़ारों में टैक्स देते हैं, पूरे साल का लाखों में नहीं देते, जो कि आपके मेरे और कई और लोगों के प्रोफेशनल्स के टैक्सेस से बहुत तो ये कमज़ोरी फिर फरहान साहब हुकूमत की है ना कि वो नहीं इम्प्लीमेंट करवा पा रही है, इन टैक्स एवेडर्स को नहीं पकड़ पा रही है, और किसकी कमज़ोरी समझा जाए? हुकूमतों की है, क्योंकि किसी एक हुकूमत पे हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये एक सिलसिला है जो कि माजी से चला आ रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये एक हकीकत है। अब कितनी दफ़ा मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि आपको कोई याद पड़ता है कि आखिरी दफ़ा कब टैक्स की चोरी के इल्ज़ाम में कोई शख्स जेल गया था यहाँ पे? तो वो मिसाल बहुत कम है। अगर अब वो शुरू हो जाता है और वाकई हुकूमत एक आहनी हाथ डालती है और उसके साथ ही साथ ये टैक्स नेट बढ़ता है। इम्पोर्टेंट ये आहनी हाथ सिर्फ दिखाने के लिए ना हो, वाकई में आहनी हो तो फिर मुझे लगता है बिल्कुल। और ये ना हो कि टीवी कैमरास के लिए 2-4 आपने केसेस कर दिए और बाकी आप भूल गए, बल्कि ये एक सिलसिला ऐसा है जो कि अक्रॉस द बोर्ड चले। और फिर साथ ही साथ जिन लोगों ने 20-20, 30-30 साल से प्रोफेशनल लाइफ में जिन्होंने अपने टैक्सेस दिए हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं या सैलरी क्लास है, जो भी हैं, उनके ऊपर भी कोई, उन्हें भी इसका एक रिवॉर्ड तो मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उन्हें भी रिलीफ देने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि आपको मैसेज एक देने की ज़रूरत है कि जिसने टैक्स दिया अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, उसके साथ मुमलिकत ने भी अच्छाई की, जिसने चोरी की उसके ऊपर उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़े। अच्छा फरहान साहब, बड़े बाखबर सहाफ़ी भी हैं, कुछ अच्छी खबर सुना दीजिए कि वाकई में कोई टैक्स कम होने लगा है सैलरी क्लास के ऊपर या नहीं होने लगा? सैलरी क्लास के ऊपर अब जो एग्जैक्ट है वो तो मंगल को पता चलेगा, लेकिन अभी तक इतलात ये हैं कि सैलरी क्लास पे कोई टैक्स की मद में कुछ कमी करने के लिए चले हैं। वाकई में होगी कुछ? ये अभी तक इतलात हैं। अच्छा, लेकिन दिल्ली हुनूस दूर अस्त वाली बात है। दिल्ली दूर अस्त, आई डोंट नो ये रिलीफ कब करीब, बस ये सवाल बार बार करते हैं। अच्छा, इन द एंड एक सेगमेंट हमने किया था वो ये कि जब भी ईद कुर्बान आती है तो कोई एक जानवर को लाख में बेच रहा है, कोई करोड़ में बेच रहा है, करोड़ों तक भी हमने कीमतें सुनी है कुर्बानी की जानवरों की। और एक चीज़ जिसका हमें पता चला कि कोई मैकेनिज़्म अभी तक मौजूद नहीं है जिससे कुछ कंट्रोल किया जा सके, जैसे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुख्तलिफ मार्केट्स में काम करती हैं। इसके लिए आपको लगता है कि कुछ कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए या गवर्नमेंट्स इनके बारे में भी सोच रही हैं कुछ? देखिए, मुस्तकबिल करीब में हमारे मुल्क का जितना बड़ा इकॉनमी का एक हिस्सा है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है, मुस्तकबिल करीब में तो मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। मसलन ये कि अगले 6 महीने साल में अगर कर लें सो कर लें, लेकिन कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। जो टीवी पे आप खबरें देखते हैं कि जी वो कई लाख रुपए का बैल है, कई लाख रुपए का ऊंट है, और इस किस्म की और मिसालें एक मैं कहीं देख रहा था कि 2 याक जो कि शुमाली इलाका जात के भी दूर दराज के हिस्से से वो लाए गए इस्लामाबाद में कुर्बानी के लिए, वो कई लाख रुपए के थे। इस किस्म की बातें हमने सब सुनी हैं, लेकिन ये है कि क्या इसे डॉक्यूमेंट करके इन्हें टैक्स की मद में लाया जा सकता है? फ़िलहाल तो मुझे कोई बड़ी उम्मीद नज़र नहीं आती। और ख़ास तौर पे इस सूरत हाल में कि आपकी ज़रूरी मईशत पिछले 1-2 साल में इतनी बुरी तरह से मुतासर हुई है कि अब छोटे और मुतवसत जो ज़मींदार हैं उनके पास सवाए अपने जानवरों के उनके पास कोई ऐसा बड़ा एसेट नहीं है। अगर किसी के पास 2-4 गायें हैं तो वो अगले 1 साल के लिए अपनी इजाफी इनकम बिल्कुल वो वहीं से जनरेट करेगा। लेकिन करेगा। वहीं पर हमें कुछ ऐसी एक्सेप्शंस भी नजर आती हैं जो एक्सप्लॉइट भी कर रहे होते हैं खरीदारों जी को। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको भी ये तो ये सिलसिला साथ ही चलता है। और फिर बार्गेनिंग भी बहुत चलती है, बार्गेनिंग भी चल रही है। मतलब मैंने पिछले साल एक वाकया देखा था कि ये खबर थी यहीं पे इस्लामाबाद में कि जी एक बैल का 24 लाख रुपए मांग रहे थे, और वो आखिर में आकर जो इतला थी वो ये थी कि 5 लाख रुपए से कम की कीमत पर वो देकर ईद वाले दिन
उनका सौदा हाँ, हुआ तो वो देखे गए। ये भी कुछ लोग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं कि इंतज़ार करते हैं लास्ट मोमेंट तक, ईद के दिन तक इंतज़ार करते हैं और फिर जाकर ख़रीदते हैं एंड वो कम में बेच भी जाते हैं, ये भी मैंने देखा। खैर जी, बहुत शुक्रिया। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने आज एक में और क्योंकि बजट आ रहा है तो इस पॉइंट को रेज़ किया है कि मिनिमम वेज जो है वो कितनी होनी चाहिए। लास्ट ईयर 37,000 थी, आजकल के दौर में अगर 3 से 4 की फैमिली है तो 37,000 के अंदर इतनी महंगाई है कि आपका घर नहीं चल सकता, और फिर ईद कुर्बां हो तो कुर्बानी का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता उन लोगों के लिए जिनकी कम से कम तनख्वाह होती है। खैर जी, इसी पॉइंट के ऊपर एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर, साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद आपको कहेंगे। तैयारियां जो हैं ज़ोरों शोर से जारी हैं ईद की, आपको पता है फ्रिज भी साफ हो चुके हैं ताकि कुर्बानी के गोश्त को रखा जा सके, फ्रीज़ किया जा सके। कसाई जो है उसकी बुकिंग भी हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अभी तक कसाईयों की बुकिंग हुई नहीं है। लेकिन अहम सवाल अब जो खड़ा हो जाता है वो ये है कि कुर्बानी के असल प्रोटोकॉल्स जो हैं वो क्या हैं, किस तरह से कुर्बानी की जानी चाहिए, सफाई का कितना ख्याल रखना चाहिए, गोश्त जो होगा कुर्बानी का उसको कितनी देर तक आप फ्रिज से बाहर रख सकते हैं कुर्बानी होने के बाद, उसके बाद कितनी मिकदार में गोश्त खाना चाहिए, सही तरीका कार क्या है, ड्रेन किस तरह से करना चाहिए कुर्बानी के गोश्त को। बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो जहन के अंदर आते हैं कुर्बानी के गोश्त को पकाने से पहले। तो उसके लिए हमने सोचा कि हमें और कौन सी ऐसी बेहतर शख्सियत मिल सकती है जो इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप कुर्बानी करके गोश्त को रखते हैं और थोड़ी देर के बाद वो ख़राब भी हो जाता है, या फिर वैसे ही उठा के आप इसको फ्रीज़ भी कर देते हैं, तो उसका कितना नुकसान हो सकता है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आज मौजूद हैं बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत हैं, और जब भी हम बुलाते हैं हाजिर होते हैं, हमारी रहनुमाई भी फरमाते हैं मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर। हकीम आगा अब्दुल गफ्फार साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। आगा साहब, सबसे पहले तो ये कि प्रोटोकॉल्स क्या हैं कुर्बानी के, जब आप कुर्बानी करने के लिए जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? साथी मेंढक बहुत होते हैं और उनको बेचारों को कुछ भी नहीं पता होता यह है कि एक कसाई होता है, बाकी टीम सारी अनाड़ी होती है। तो हाउ टू डील वो आपको खुद करना पड़ता है। आपको सेंस होनी चाहिए कि आप सारा गोश्त कैसे बनवा रहे हैं, गोश्त कैसे जमा कर रहे हैं, गोश्त कैसे रख रहे हैं, ये डिपेंड करता है। फिर कुर्बानी के प्रोटोकॉल में कुर्बानी करनी कैसे है। मैंने ये भी देखा है कि जब आप फ्रीज़ कर रहे होते हैं गोश्त को, अपने घरों की मैं बात कर लेती हूँ, अपने घर की बात कर ली, तो बहुत सारा गोश्त समटाइम्स ऐसे भी रख दिया जाता है। उसको सही फ्रीज़ करने का तरीका क्या है? क्या वॉश करके रखना चाहिए या फिर ऐसे भी रखा जा सकता है और फिर बाद में निकाल के आप उसको वॉश कर लें एंड देन पका लें? उसूली तौर पर अगर खून मौजूद है उसके अंदर, तो खून का जो बैक्टीरिया का अमल है वो दरअसल बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। अगर धोकर रखा जाए तो उसूली तौर पर वो खून का मामला जो है वो कम हो जाएगा, तो बैक्टीरिया बनने का अमल कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगा। तो धो के रखना मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर बात है। जितना आपको इस्तेमाल करना है एक वक्त में उतने ही पैकेट बना के रखिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने बड़ा पैकेट बनाया है, उसको निकाला है, उसमें से चीज़ें निकाली हैं, जितना आपको गोश्त की ज़रूरत है वो निकाला, दोबारा वापस रख दिया। ये सबसे ख़तरनाक अमल है। एक मरतबा आप पैकेट इतना बनाइए कि जो आपको एक मरतबा के लिए काफ़ी हो, आप वो पैकेट निकाल लीजिए एंड दैट्स ऑल। अगर फ़र्ज़ करेंगे आप बार बार निकालेंगे और रखेंगे तो वो फिर बड़े मसाइल हैं। और देखिए, जो प्रोटोकॉल की हम बात करें ना, सबसे पहले ज़बीहे में क्या करना है, छुरी इंतहाई तेज़ होनी चाहिए। एक जिंदा जानवर के सामने जिसे आपने कुर्बान करना है या नहीं करना, आपने दूसरे जानवर को कुर्बान नहीं करना। हुक्म ये है कि अगर तुम इस तरह करोगे तो क्या तुम 2 मौतें देना चाहते हो, बाकायदा वईद है इसके बारे में। तो ये एक तो ये। दूसरी बात है कि गर्दन अगर ज़िबा करने के लिए गर्दन को काटा जाए तो 4 रगें काटनी चाहिए। उसके बाद हड्डी तोड़ना बिल्कुल यानी किसी भी सूरत अलाउड नहीं है। और हमारे यहाँ आम तौर पे जो जानवर ज़िबा होता है, जैसे ही जानवर ज़िबा होता है कसाई उसकी गर्दन तोड़ देता है। गर्दन तोड़ने का मतलब ये है कि आपके जिस्म, जो जानवर के जिस्म से जो खून निकलने का अमल है वो रुक गया। खून रुक गया, जब खून रुक गया तो इसका मतलब उसका बैक्टीरिया का अमल शुरू हो गया। अब वो गोश्त जल्दी ख़राब होगा। अच्छा, डिपेंड करता है कि गोश्त की क्वालिटी क्या है, कितनी देर तक हम रख सकते हैं, उसकी प्रोटोकॉल क्या है, हमें किस तरह तमाम चीज़ों को मैनेज करना है, किस तरह उनके पैकेट्स को बनाना है और पैकेट्स को बनाने के बाद उसकी तरतीब क्या होगी।
कि आप जो है वो इस तरह तरतीब बना के रखें कि जो सबसे ऊपर वाला हो वो आप निकाल लीजिए, बाकी को हर एक को न छेड़िए। अगर आप हर एक को छेड़ेंगे जब हर एक के अंदर बैक्टीरिया का अमल बढ़ता जाएगा बड़े अच्छे तरीके से आपने जो है ना एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे एक तो फ्रीज करना चाहिए और फिर प्रोटोकॉल्स जो हैं कसाई को किस तरह से किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पाए, एक तो वैसे ही जब पाए का नाम आता है ना मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो पाए कुछ लोग फ्रीज भी करते हैं, अब उनको फ्रीज करने का या महफूज करने का तरीकाकार क्या है? कुछ लोग बनवा के रखते हैं और कुछ लोग ऐसे भी रख देते हैं, सही तरीकाकार उसके लिए क्या है? जो पाए बना लिए जाते हैं उसमें दो शक्लें होती हैं। एक तो होती है कि ऊपर की वो खाल उतार लेते हैं, लेकिन जो उसकी हार्ड नीचे के मैं कहूँगा हार्ड शूज़ होते हैं वो नहीं निकाल देते हैं। कुछ लोग वो हार्ड शूज़ भी निकाल देते हैं। दोनों सूरतों में उनको अलहदा पैकेट में बनाकर पैक करके अलहदा से फ्रीज किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। उनको किसी और गोश्त के साथ मिलाकर रखने में गोश्त ख़राब हो जाएगा, पाए बच जाएंगे, इसलिए कि पाए का जो बैक्टीरिया का अमल है वो सबसे स्लो है। राइट, ठीक है। अच्छा, अब खाना कितना चाहिए कुर्बानी का गोश्त? क्योंकि जब इतनी बड़ी मिकदार में गोश्त सामने होता है, रोज़ाना ही गोश्त पक रहा होता है, तो खा भी बहुत ज़्यादा रहे होते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ खा रहे होते हैं। सही मिकदार क्या है गोश्त खाने की? आम तौर पर जो फ़र्क है वो ये है कि जो हमारे यहाँ आम तौर पर गोश्त होता है वो ऐसे जानवर का होता है जिसके दांत अभी फूटे नहीं होते, जबकि कुर्बानी का जानवर हमेशा वो होता है जिसके कम से कम 2 दांत निकल आए। तो हमेशा वो कुर्बानी का गोश्त जो है वो आम बाजार में मिलने वाले गोश्त से ज़्यादा भारी होता है, वैसे ही होता है। अच्छा, जब हम कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हैं और उसको हम और बेहतर करने के लिए बेहतर लेते हैं, उसके अंदर चिकनाई मौजूद होती है, उसके अंदर और तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, कुछ उसको खिला पिला कर मज़ीद मोटा कर दिया जाता है। तो उन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो डेफिनेटली कुर्बानी का गोश्त जो है वो आम गोश्त के मुकाबले में शायद दुगना भारी होता है। ठीक है। उसकी मिकदार अगर फ़र्ज़ करें कि आम दिनों में आपको 2 से 3 बोटियाँ अलाउड हैं तो उस दिन तो उसूली तौर पर तो आपको एक ही बोटी अलाउड होनी चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप खा रहे हैं तो फिर क्या करें जनाब अली? सबसे पहली बात तो ये कि अदरक और लहसुन फ्रेशली चॉप करके उस गोश्त में ऐड कर लें। ठीक है, ठीक है। तो आप एक आम दिनों के मुकाबले में कंपैरेटिवली उतना ही गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को आम तौर पर इस बात का अंदाज़ा नहीं होता, तो मैं अर्ज़ करूं कि एक नॉर्मल आदमी को 3 से 4 बोटियां खाने की इजाज़त है बग़ैर किसी बीमारी के। अगर कोई बीमारी है तो फिर उसमें से आगाज़ मैं हंस इसलिए रही हूँ, मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हम इंतज़ार करते हैं कि बड़ी ईद आएगी, बकरा ईद आएगी तो हम फिर बारबेक्यू करेंगे और फिर हम ज़्यादा जो है ना कुछ बारबेक्यू खा सकते हैं, तो वो तो बड़ा नाराज़ हो जाएंगे ये वाली बात सुनकर कि भाई आपने इतना ज़्यादा नहीं खाना है कुर्बानी का गोश्त क्योंकि वो तो भारी बहुत ज़्यादा होता है। बात ये फेस्टिवल है, कहीं ना कहीं बेएहतियाती तो होगी। बात यह है कि जब ईद उल फित्र होती है तो लोग शुगर वाले भी जो है वो शीरखुरमा खा लेते हैं। तो यहाँ पर ये कि चलिए गोश्त खा लीजिए, लेकिन जो तिब्बी एतबार से बात है हम तो वो एडवाइस करेंगे। बाकी अगर आपने ज़्यादा खा लिया है तो अदरक लहसुन का इस्तेमाल कीजिए। अदरवाइज़ एक छोटी सी बात आपसे अर्ज़ करूँ, अदरक का टुकड़ा, 10 से लेके 12 पत्तियाँ पुदीने की और 1 चुटकी अजवाइन, ये 3 चीज़ें पानी में डालकर बॉईल कर लें। जब आप टिक्के खा रहे हो तो प्लीज़ इसे भी पी लीजिए, शायद ये आपकी हेल्प कर सके। यानी कि खाया जा सकता है क्योंकि साल में एक मरतबा होता है, इसको मैनेज अच्छे से कर लें तो फिर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। ठीक हो गया। अच्छा, कुर्बानी का गोश्त जो है उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या सबसे बेहतरीन रहता है जो आपको कम से कम नुकसान दे या जिसका फ़ायदा भी हो? कॉम्बो के बारे में ज़रा बताएं। चावल के साथ, रोटी के साथ, या सिर्फ खाली गोश्त जो है अकेला बगैर किसी चीज़ के साथ क्या बेहतर रहेगा? कॉम्बो की बात करें, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो फिर वो सिर्फ गोश्त वो बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर से डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए। और कॉम्बो की बात करें तो बिरयानी में जो खूबी है वो ये कि बिरयानी में क्योंकि चावल का पानी हम निकाल देते हैं तो बिरयानी कंपैरेटिवली पुलाव के ज़्यादा हल्की है। पुलाव सेकंड स्टेज पर आएगा, उसके अलावा और चीज़ें आएंगी, हलीम और ज़्यादा हैवी हो जाएगी। लेकिन अगर आप टिक्के खा रहे हैं तो वो टिक्के कंपैरेटिवली
इन तमाम चीज़ों में बेहतर है। बहुत शुक्रिया हकीम आगा अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा की तरह आपने बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है। और तमाम लोग जो देख रहे हैं जिनको हम कह सकते हैं कुछ हद तक प्रोटोकॉल्स का नहीं पता या जिनकी थोड़ी रहनुमाई हुई होगी कि अभी तक जो वो करते आ रहे थे वो ठीक नहीं था, आई होप अब ठीक तरीके से जो है ना कुर्बानी का गोश्त ना सिर्फ कुर्बानी की जाएगी बल्कि कुर्बानी के गोश्त को इस्तेमाल भी किया जाएगा, महफूज भी किया जाएगा और पकाया भी जाएगा। वंस अगेन थैंक यू आगा साहब। मुल्तान आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर हमारे साथ सरदार अली मौजूद हैं और वो इस वक्त एक शॉप पर हैं जहाँ पर चाकू छुरियाँ तेज़ की जा रही हैं। उनसे जानते हैं कि क्या इनके भी रेट बढ़ चुके हैं या फिर ये ठीक है और कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं चाकू छुरियाँ लेकर। चलते हैं सरदार अली की तरफ। और जो बिल्कुल मुख्तलिफ मरहलों पर मुश्तमिल ईद कुर्बान का पहला मरला जिन शहरियों ने कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर मुकम्मल कर लिया है, तो अब बारी है तेज़ चाकू और छुरियों की ख़रीदारी की। यही वजह है कि मुल्तान शहर की जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं वहाँ पर चाकू और छुरियों की दुकानों पर शहरियों का रश जो है वो उमड़ चुका है और शहरी जो है वो इस वक्त हमें ख़रीदारी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चाकू और छुरी का तेज़ होना जो है वो कुर्बानी के जानवर के लिए ज़रूरी है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे थोड़ी सी बात करेंगे कि वो क्या क्या लेने आए हैं और कीमतों के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे कि इस साल और पिछले साल की निस्बत में कितना फ़र्क देख रहे हैं। रेट्स की आप बात कर रहे हैं तो पिछले साल से तो फ़र्क है, ज़्यादा है रेट। हर चीज़ के जानवर के भी उसी तरह रेट ज़्यादा है और यहाँ पे भी उसी तरह से हर चीज़ जो इससे एसोसिएट है हर चीज़ ही महंगी है। लेकिन बस यही इंसान की कोशिश होती है लेनी तो है, किसी चीज़ का खर्च कम करके किसी तरफ कर लिया गुजारा किया कर रहे हैं बस। कुर्बानी का जानवर इन्होंने ख़रीद लिया है और अब चाकू और छुरियों की ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा महंगाई का जो है वो शिकवा करते हुए हमें दिखा दे रहे हैं। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या ख़रीदने आए हैं, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अभी रह गई हैं? बस जानवर हमने ले लिया है और इसके अलावा ये औजार एक रहते थे ये भी ले लिया है। बाकी ये है कि हम खुद कुर्बानी करते हैं, सुन्नत इब्राहिमी है, चले वो सुन्नत भी पूरी करनी है। बाकी महंगाई के हवाले से लास्ट ईयर की निस्बत इस दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा तो है, पर ज़ाहिर बात है हमने जो मामलात ज़िंदगी है वो भी तो चलाने हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। अपने हाथ से कुर्बानी का जानवर जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, क्योंकि नीयत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने की है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका कारोबार जो है वो ईद कुर्बान के मौके पर किस तरह चल रहा है। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कैसे कारोबार चल रहा है, शहरियों का रश है, और अगर कीमतों के हवाले से बात करें तो क्या देख रहे हैं? महंगाई की वजह से जो है ना गाहक जो है ना इतना नहीं है, लेकिन सुन्नत लोगों ने पूरी करनी है तो जिनकी गुंजाइश है वो आएंगे। बाकी महंगाई की वजह से वो बात नहीं है कारोबार में, बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार बेहतर है। जिस तरह हम मुख्तलिफ मवेशी मंडियों का रुख करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि शहरी जो हैं वो कुर्बानी का जानवर महंगा होने का शिकवा कर रहे हैं, तो वहीं पर दुकानदार और ख़रीदार दोनों जो हैं वो कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के लिए जो आलात हैं उनके भी महंगे होने का शिकवा कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए चाकू छुरियाँ और जो दीगर जो लवाजमात हैं उनका तेज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि अहकामात इलाही भी यही है कि जो कुर्बानी का जानवर है उसको तेज़धार जो आलात है उससे ज़िबा किया जाए। यही वजह है कि शहरी इस वक्त खरीदारी भी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त भी यहाँ पर भी जो है वो जो कुर्बानी के लवाजमात हैं उनकी कीमत को कम करने के हवाले से भाव-ताव का सिलसिला भी जारी है। देखिए यहाँ पर भी हमें महंगाई का रोना रोते हुए लोग नज़र आ रहे हैं कि एक तो कसाई महंगा है, फिर कुर्बानी का जानवर बहुत महंगा है और अब जो चाकू छुरी और टोके चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो लोग क्या करते हैं, पुराने अपने चाकू छुरियाँ लेकर आते हैं और उन्हीं को तेज़ करवाने की कोशिश करते हैं। मुल्तान से सरदार अली हमें इसके बारे में बता रहे थे। अब फैसलाबाद ज़रा चलते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं कि क्या वहाँ पर भी इसी तरह से कीमतें बढ़ चुकी हैं चाकू छुरियों की, टोकों की, और क्या वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कीमतें वसूल की जा रही हैं इन तमाम आलात को तेज़ करने की। चलते हैं ज़रा, जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए फैसलाबाद के बाज़ारों में जो है वो छुरियाँ और बुगदे की ख़रीदारी करने वालों का भी रश लगा हुआ है। शहरी जो है ईद पर कुर्बानी के जानवर जो है उनको ज़िबा करने के लिए, कुर्बान करने के लिए जो है वो छुरियाँ और बुगदे ख़रीदने के लिए फैसलाबाद के मुख्तलिफ बाज़ारों की जानिब रुख कर चुके हैं। एक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, इस दफ़ा छुरियाँ और बुगदे जो हैं इनके रेट मुनासिब हैं या बढ़ गए हुए हैं? नहीं नहीं जनाब, बाकी चीज़ों की तरह ये चीज़ें भी आसमान पे बातें कर रही हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है या आपका ऐसा कहना है कि बहुत ज़्यादा रेट हो गए पिछले साल की निस्बत? हाँ जी, जारी बात है, पिछले साल की निस्बत तो अब ट्रिपल पे चली गई है बात। यहाँ पर हमारे एक दुकानदार भी मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा जी कि शहरियों का ये कहना है कि इस दफ़ा रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसकी वजह क्या है? देखो, स्टील का ते कमानी का लोहे का रेट ज़्यादा वे
ਤੇ ਕੁਝ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। बिजली के निर्खों में इजाफा होने की वजह से जो है वो महंगाई करना इनकी मजबूरी है, महंगी चीज़ बेचना इनकी मजबूरी है। दूसरी जानिब शहरियों का ये कहना है और दुकानदार हजरात का भी यही कहना है कि इस पे हुकूमत को जो है वो नोटिस लेना चाहिए और कोई ऐसी लाहे अमल बनाना चाहिए जिससे लोग जो हैं वो ख़रीदारी करते हुए आसानी महसूस करें और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी कर सकें। जी जनाब, आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करते हैं जिसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो हमने सोचा कि ये रिपोर्ट की शक्ल में आप तक हमें पहुंचानी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए, वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। कुर्बानी का जानवर तो खरीद लिया, अब उसे घर ले जाना एक मुश्किल मरहला होता है। आमतौर पर तो शहरी जानवर घर ले जाने के लिए लोडर का इंतखाब करते हैं, मगर कुछ पैसे बचाने के लिए इन मवेशियों को अपने हमरा गाड़ियों, रक्शों और बाइक्स पर ही सवार कर लेते हैं। ईद कुर्बान के मौके पर पेशावर की मंडियों और सड़कों पर ऐसे मनाजिर आम हैं। जल्दबाजी और चंद पैसे बचाने के लिए ये अंदाज खतरनाक और कुर्बानी के जानवरों के साथ नारवा सलूक तो है ही, ट्रैफिक हादसात का बाइस भी बनता है। पेशावर सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ईद कुर्बान पर मवेशी मुंतकिली के दौरान हादसात से बचने के लिए खसूसी ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया है। हमारे स्पेशल स्क्वाड्स होते हैं और वो चेक करती हैं ईद से पहले कि जो जानवर इस तरह मतलब है कि लोडेड होते हैं जो कि ख़तरनाक होते हैं, वो हर सेक्टर्स में उनको रोकते हैं, उनको बाकायदा चालान करते हैं और साथ ही अकॉर्डिंगली उसको ब्रीफ करते हैं। मवेशी मुंतकिली में नामुनासिब सवारी और लापरवाही पर शहरियों को 500 से 2000 रुपए तक चालान भी किए जा रहे हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ मनाहिल अरशद, हम न्यूज़ पेशावर। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आई एम श्योर आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। मैंने कहा था कि बहुत अच्छी रिपोर्ट होने वाली है। अच्छा जी, अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो अहम सेगमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे, उन पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करते हैं इस सेगमेंट के अंदर उन तमाम स्टूडेंट्स की, उन तमाम लोगों की जो अमेरिका जाना चाहते हैं या अमेरिका में जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि नई नई पॉलिसीज़ जो हैं सदर ट्रम्प के आने के बाद से सामने आ रही हैं, जिससे कुछ लोग तो खुश हैं, कुछ लोग बहुत ही छोटी सी हम अगर बात करें क्वांटिटी उन लोगों की जो खुश हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में ऐसे सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं। अब ट्रम्प की नई पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने अपने सफारतखानों को हिदायत किया है कि वो स्टूडेंट वीज़ों के लिए अपॉइंटमेंट्स का शेड्यूल बंद कर दें, नए स्टूडेंट वीज़े जारी ना करें, क्योंकि हुकूमत दरख्वास्त गुजारों की सोशल मीडिया की जांच पड़ताल जो है ना उसको मज़ीद सख्त करेगी और उसको वुसअत देने की तैयारी भी कर रही है। अब इस सिलसिले में हुआ क्या है ये आपको बता देते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने एक सिफारती मेमो जो है डिफरेंट मिशंस को भेजा है, जिसके मुताबिक कहा गया कि सोशल मीडिया की जाँच पड़ताल जो है ना उसको तलबा और गैर मुल्की तबादला प्रोग्राम के वीज़ों के लिए सख्त किया जाएगा, जिसके लिए सफारतखानों और कौंसल खानों पर नुमाया असरात भी मुरतब हो सकते हैं। अब ये समझ नहीं आ रही है कि सदर ट्रम्प जो हैं उनको पता नहीं ये तालीमी इदारों से या स्टूडेंट्स से या उन तमाम एक्टिविटीज़ से जिनका ताल्लुक एजुकेशन से उनको क्या प्रॉब्लम है। इससे पहले वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट्स भी उन्होंने बंद की थी। दैन रिसेंटली एक नया भी उन्होंने ऐलान जारी किया है और 12 ममालिक ऐसे हैं जिनके शहरियों पर पाबंदी लगा, वो मुल्क के अंदर यानी कि US के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, जिनमें ईरान भी शामिल है, अफगानिस्तान भी शामिल है और दीगर कई कंट्रीज़ शामिल हैं। तो नाउ आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वो ये कि अमेरिका एडवोकेसी करता है कि तमाम लोग जो है ना उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाज़त है, वो जैसे भी चाहें अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो अगर ये पाबंदी सिर्फ US सिटीजन्स के लिए है और बाकी लोगों के लिए उनके लिए नहीं है जो कि एक्सपर्ट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे मुल्कों से अमेरिका में जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए, तो समझ नहीं आती है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये क्यों की जा रही है। इस पर बात कर लेते हैं कि अब स्टूडेंट्स के लिए और क्या ऑप्शंस मौजूद हैं या फिर उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर उनका वीज़ा लग गया है। तो क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि वीज़ा लग गया है दैन आप अमेरिका पहुँचे तो वहाँ से रिवर्ट भी हो सकता है अगर आपका सोशल मीडिया जो है ना उसके ऊपर उनको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो उन्हें पसंद नहीं आती। शाहिद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल मेरा ये कि ये नई वीज़ा पॉलिसी जो है क्या ये वाकई में पॉलिसी बन चुकी है या फिर अभी इसके ऊपर काम हो रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में जो पॉलिसी अनाउंस की है उसका ज़्यादातर इफेक्ट एक्टिविटिस्ट को है जो स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं
उनकी पॉलिसी का मकसद है कि स्टूडेंट अगर वहाँ जाता है तो वो स्टडी के लिए जाए, ना कि किसी प्रो फलस्तीन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। ठीक है। पॉलिसीज अमेरिका में ऑलमोस्ट 1.13 मिलियन स्टूडेंट जाता है और जिसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो इंडिया, चाइना एंड साउथ कोरिया एंड पाकिस्तान से इतना नंबर्स हालांकि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि उन्होंने स्टूडेंट वीज़ाज़ को एक किस्म का स्टॉप कर दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब जो भी अमेरिका में स्टूडेंट आए उसकी पूरी स्क्रीनिंग की जाए कि वो उसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है, उसका सोशल मीडिया मॉनिटर किया जाए। लेकिन ये टेम्परेरी हॉट है और आई डोंट थिंक सो कि ये परमानेंट होगा। और इस पे जो इफेक्ट है वो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो रहने वाले पाकिस्तानीज हैं या ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं उन पे काफ़ी इफेक्ट आया है। बहुत सारे लोगों के ग्रीन कार्ड्स भी उन्होंने कैंसिल किए हैं, लेकिन ये टेम्परेरी है, इसको ऐसे ना लिया जाए कि ये परमानेंट है। स्टूडेंट्स वेंट देयर ऑन F1 वीज़ा, देयर इज J1 वीज़ा एज वेल, फुलब्राइट स्कॉलरशिप्स जो कि अभी मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत कम कर दिए, और M1 वीज़ा इज एज वेल फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। So there's always opportunities if anybody शायद सब ये बताइएगा, ये सिर्फ नए स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर, उनके वीज़ाज़ के ऊपर पाबंदी होगी, या फिर पुराने वीज़ा होल्डर्स जो हैं वो भी मुतासिर हो सकते हैं इस नई पॉलिसी से? जी, जिनके वीज़ाज इशू हो गए हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए कोई भी ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट से, बिकॉज दे विल चेक एट द एयरपोर्ट, they should be very aware of these things कि किस वजह से वीज़ाज को रिजेक्ट किया जा रहा है, एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे भी लोग हैं वहाँ पे जो वहाँ से पाकिस्तान आए हैं छुट्टियों पे और वापस जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से प्रॉब्लम क्रिएट की गई है काफ़ी हद तक। और अगर हम स्पेसिफिकली पाकिस्तानी तलबा की बात करें जो यहाँ से जाना चाहते हैं या जिनका वीज़ा लग चुके हैं, उनके सारी जर्नी के ऊपर क्या असरात आ सकते हैं इसके? लेकिन राइट नाउ देयर इज नथिंग कंफर्म कि ये कितने टाइम पीरियड के लिए है और कब तक होगी, बिकॉज एवरी ईयर वहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट रूल्स चेंज करती हैं। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इज गिविंग हार्ड टाइम फॉर स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, 6,800 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग देयर, सो दे हैव डन द स्टॉप देयर फंडिंग एज वेल। सो राइट नाउ परमानेंट कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ न्यूज़, और ना ही कोई ऐसी पब्लिकेशंस है जिसमें आप एक्यूरेट फिगर दे सकते हैं टाइम फ्रेम की या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो उन्हें वहाँ पे चाहिए। ठीक है। अच्छा शायद साहब, सोशल मीडिया स्क्रीनिंग की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना है कि कौन सी बात हम सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें या जिसकी वजह से हमारा वीज़ा जो है ना वो रिवर्ट भी हो सकता है या लगेगा नहीं? जो भी अप्लाई करेगा अमेरिका के लिए वीज़ा, उसको चाहिए कि सोशल मीडिया से कोई भी प्रो फलस्तीन गाजा टाइप कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पे ना लगाएं। अगर है तो उसको रिमूव करें बिफोर अप्लाइंग फॉर दीज कंट्रीज, बिकॉज ये ज़्यादातर इफेक्ट तब पड़ा है जब वहाँ पे प्रो फलस्तीन जो है गाजा की तरह की एक्टिविटीज़ की गई हैं, और इस वजह से दे आर कीप चेकिंग दैट। और आई डोंट थिंक सो कि इफ स्टूडेंट इज गोइंग टू एनी कंट्री दे शुड फोकस ऑन स्टडीज रादर देन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। सो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ही इज focusing that students should study, not involve themselves in any other activities, because it's a big loss for parents and students. Where let's say somebody is doing undergrad degree over there and they have spent 2 years or 3 years there, and later on they got rejected or cancelled their visas, so they need to go back their countries. सो एक लम्हे के लिए फिर स्टूडेंट को फील होता है कि मैंने कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया है। राइट, ठीक है, आप बिल्कुल सही बात करें। स्टूडेंट्स को फोकस जो है वो मोस्टली इस चीज़ के ऊपर करना चाहिए, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा ये अनफेयर भी है, क्योंकि अमेरिका वो मुल्क है जो सबसे ज़्यादा एडवोकेसी करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, और कहता है कि हर किसी को हक हासिल है कि वो अपनी राय का इजहार कर सकें। तो अगर सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई भी तालिब इल्म या कोई भी शख्स अपनी राय का इजहार कर रहा है तो उसके ऊपर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। ये बता दीजिए शाहिद साहब कि अमेरिका का वीज़ा अगर नहीं लग रहा या में कोई मसला हो गया है इन पॉलिसीज़ की वजह से, तो फिर कौन से ऑप्शंस हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास? किन मुल्कों में वो जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं? There's a lot of countries. यूरोप आपके लिए ओपन है, जर्मनी आपके लिए स्कॉलरशिप्स दे रहा है, आपके पास बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स हैं. The person should study in those countries and they can get the USA
degree over there as well, like Malaysia में है, Europe में है. So if somebody wants a really USA degree, then they can go to those universities जहाँ पे उनका वीज़ा भी आसान हो और वो वहाँ जाके वो ड्यूल डिग्री प्रोग्राम भी कर सके. लेट्स से सैंडविच प्रोग्राम्स हैं, 3 इयर्स आप एक कंट्री में करते हैं, लास्ट ईयर आप जाके यूएसए में स्टडी करें, उसमें वीज़ा चांसेस भी बचे. अच्छा शाहिद साहब ये बता दीजिए कि एक स्टूडेंट जो है वो जाना चाहता है, उसको वीज़ा मिल भी गया है, तो उसके बाद उसको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि उसका वीज़ा रिवर्ट ना हो जाए? They should know where they are going to study, how they get the visa, how did they apply for the visa, what bank statement they have shown, their finances, who support them, and then where they are going to study after completion of the course, what they will do. They will come back to Pakistan or they will pursue their careers in the USA. So ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए. सबसे मेन पॉइंट है उनकी डिवाइस है, कोई भी मोबाइल है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि उनको डिपोर्ट करने पे मजबूर कर दे. ठीक है, बहुत शुक्रिया. शाहिद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि अमेरिका पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं. अगर आपका वीज़ा लग गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको फिर भी एहतियात करनी है, और अगर आपका वीज़ा नहीं लगा है तो इसमें घबराने की या फिर डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है. और भी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ये फैसिलिटीज़ या इस तरह की सहूलतें आपको देती हैं कि आप वहाँ पर जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं. वंस अगेन थैंकिंग शाहिद हफीज़ साहब. अब एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर खबरें शामिल करेंगे, दीगर अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे. एक ब्रेक के बाद साथ रहेंगे. ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे. जब हम अपने इर्द गिर्द माशरे के अंदर देखते हैं तो हमें बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं. सम डिसहार्ट भी हो जाते हैं, डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं. एंड देन कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ इदारे ऐसे होते हैं जिनको जब हम देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि अभी हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग या इदारे अभी भी मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मखलूक के लिए काम कर रहे हैं. और ये मोहब्बत जो है इंसानों और जानवरों की वेलफेयर के लिए कोशा एक इदारा है, कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सर्विसेज CDRS. ये बेहतरीन तरीके से निभा रहा है और ये उन इदारों में से एक है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो हमने सोचा कि आज हम इनके रूही रवां और इसमें काम करने वाले लोग जो हैं उनको इनवाइट करते हैं और इनवाइट करके उनसे बात करते हैं कि उन्होंने ये इदारा क्यों शुरू किया. लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊँ, थोड़ा सा ज़रा इस इदारे के बारे में आपको बता देते हैं. ये गलियों में फिरने वाले आवारा कुत्तों के लिए मुल्क में वैक्सीनेशन की पहली फैसिलिटी कायम की है इस इदारे ने. इसी तरह से इन कुत्तों को मारने से बचाया भी जा रहा है. CDRS जो है इस्लामाबाद में ज़ख्मी और बीमार जानवरों के लिए एक बहुत बड़ा शेल्टर होम और मुल्क भर में एनिमल एम्बुलेंस सर्विस भी चला रहा है, जबकि इसके डॉक्टर्स और नर्सेज और इनका अमला जो है बीमार कुत्तों और दीगर जानवरों के इलाज के लिए भी हमवक्त दस्तयाब रहता है. अच्छा, सिर्फ और सिर्फ एनिमल वेलफेयर के लिए इदारा काम नहीं करता, बल्कि और भी इनके फोकसेस हैं. ये ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं. और इनके कौन कौन से फोकसेस हैं, इनके रूहे रवां हमारे साथ मौजूद हैं. टॉड शे जो कि CEO हैं CDRS के. वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर. Welcome Todd, how are you? Hi Aisha, thank you for having me. Thank you for joining us. Thank you so much. और उनके साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं, ज़ुनैरा जुल्फ़िकार साहिबा. ये सिंगर भी हैं, उसके साथ साथ इस इदारे के अंदर काम भी करती है और एम्बेसडर भी है स्पेशली उस फोकस की जो कि ख़वातीन के लिए काम करता है और बच्चों के लिए काम करता है. ज़ुनैरा, वेलकम करेंगे आप. थैंक यू सो मच. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त. टॉड, let us start with you. You came to Pakistan in 2005 after the earthquake that hit Pakistan. That zalzala. Oh, you can speak Urdu very well. थोड़ा समझ. थोड़ा समझ आता है. All right. Why did you stay and what forced you or compelled you to stay in Pakistan after that? Well, I was going to stay for 2 weeks, and after 2 weeks, the doctors from APNA, an Islamic Medical Association of North America, and some of the local doctors that we worked with, and the Army, the people we were working with at UNICEF. They all were asking me, to stay and keep working because more doctors were going to be coming, and everybody saw what a big disaster it was. So I said, okay, great, I'd love to stay. They loved my logistics work and that I was doing to assist all of the doctors. We had a little hospital in the earthquake area in District Muzaffarabad in the mountains. So was working very closely with these wonderful people, and there was so much need. So I thought I'll stay through the winter for 6 months and then I'll go back. But during that 6 months, I fell in love with the children. I fell in love with the Mazadar Khana, the Khubsurat Zabardast mountains. The mountains, the Khana, the whole magical feeling of Pakistan was something like I'd never experienced before. The beautiful sound of the azan, the beautiful sound of Urdu language, even though I don't understand it all. It's such a beautiful and the singing from the music of Pakistan. Just as a musician all my life.
It just really, really was like a It connects with you. cultural, magical, buffet of amazing things. And You didn't get the cultural shock over I here? didn't, and I just fell right in and felt at home. And really, I think more than anything, the beautiful children of Pakistan, who at that time in the earthquake areas were so broken and so injured. Yeah. And I got to see them 6 weeks later getting their casts taken off from their broken limbs and healing and coming back to smiling. life, and their families sending them off. Even though the schools were now just in tents, it was before they rebuilt them. You know, I was a part of with the army of putting together the schools again in tents and with supplies. And so seeing all those children coming back was just something that was I'll never forget. You'll never forget, and that forced you to stay back here in Pakistan. I And now, think now you are a Pakistani. Yes. At heart. All right. Inshallah. इंशाल्लाह। अच्छा जुनैरा जी आप थोड़ा सा ज़रा मुझे आपका जो किरदार है CDRS के अंदर उसके बारे में बताइए। जी ज़रूर। बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा कंपैशन है, एम्पैथी है ह्यूमन बींग्स के साथ, एनिमल्स के साथ, लेकिन ख़ास तौर ऐसे बच्चे और औरतें जिनके साथ जुल्म, ज़्यादतियाँ और किस्मत की वजह से वो ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं जो उनके पास कोई सहारा नहीं होता। तो मेरा ये रोल है कि मैं उन लोगों को मैं देखना चाहती हूँ, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका बहुत ट्रस्ट है अमेरिका में भी और कंट्रीज़ में भी। आपको पता है कि आपके डोनेशंस कहाँ जा रहे हैं, आपको पता है, आप काम आके प्रोजेक्ट्स देखते हैं, आपको नज़र आता है कि सब कुछ जो है वो वाकई रिलायबल है। और मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि जो बच्चे बेचारे बेज़ुबान हैं, बेसहारा हैं, कि उनको एक ब्राइट फ्यूचर मिले, एजुकेशन मिले, उनको वही अपॉर्चुनिटीज़ मिलें जो बाकी बच्चों को अवेलेबल है। CDRS कब से ये काम कर रहा है ये इदारा, और अभी तक अगर कुछ स्टैट्स वगैरह आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, या कोई ऐसी स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहें जो आपके साथ रह गई हो एंड जिसने आपको फोर्स किया हो या मोटिवेट किया हो कि नहीं, मुझे इस काम के साथ ही या इस इदारे के साथ ही जुड़े रहना है। जी श्योर। Basically, living in America, there's so many Islamic organizations which we have the opportunity to join and we have the opportunity to donate to. But having seen Todd's work, with him being, this amazing, not only human being, but he's like a walking angel on this earth. The way the children at the orphanage, they light up when they see him. They call, basically he's like a father to them, and it just really pulls at your heartstrings. So a lot of the other, charitable organizations, they have so much support because they're going above and beyond in the sense that, advertising, media, having these big galas and functions and everything. What I like about Todd is that he just represents, the work of God. And that's what he does. He doesn't want to show off. He doesn't want to make it some big superficial thing. So he likes to just have his trusted, donors, his supporters who know his work, who know, what he's doing. And even if, I encourage people to support smaller organizations. I think that's the essence of Islam as well, that you have to do the work of God, and if God has given you the means and the intention, then you can do a lot of good work in the world. Congratulations, Todd. I'm really happy to hear all these things from Zunaira. And he's been here 20 years. We're having our 20th, CDRS is having their 20th anniversary in October. Oh, that's great. We're also a recipient of Tamga Isar from Pakistan. As an organization. You deserve all the awards in the world, I would say that. Okay, Todd, what are the main focuses of CDRS apart from the animal shelter and the women and the children welfare? So the main focus for many years was disaster relief. Earthquakes, floods, the IDP crisis of refugees in Swat, and also in North Waziristan, that mission. But we also, after that, around 2015, we started focusing on some more development work. So that's how we got into water projects. We have over 850 clean drinking water projects all over Pakistan, from Skardu and Gilgit and all the way down to Balochistan and into Sindh and Badin, these areas. So they're all over the map. Plus, we have 4 animal shelters. One is in Skardu, one is in
Gobar Greens here in Islamabad. One is in Malir, Karachi. One is in Badian, Lahore. And a lot of people know about the famous camel, Cami, that got her leg chopped off. We've had that camel with us, and now she has been fitted with a prosthetic limb that she's getting used to. Oh, so that is so we great. try to, you know, help animals, mainly stray dogs and cats, but animals that have been treated with cruelty. We're trying to also promote rabies vaccination and trap, neuter, vaccinate, release to, in a humane way, reduce the population of animals. And then we also have some healthcare facilities for mother and child health And in does Swat. government also work with you hand in hand? In with Skurdu, CDRA? we actually have the first MOU with a district government and a animal welfare NGO for the stray dogs, humanely reducing the population in an Islamically permissible way through the trap, neuter, vaccinate, release. So we are starting, we've worked with government of Punjab and CDA on some projects. So we're trying more and more to work with the government because, you know, doing public-private partnerships is the best way for us to, you know, do a bigger work. Yeah, exactly. Once again, congratulations. And in the end, because you're a singer as well, musician as well, I want you to sing something for us in Urdu. Sure, I'd be happy to. Yeah, please. ऐसी ज़मीं और आसमां इंसिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। अरे वाह, जबरदस्त, तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। 20 साल से यहाँ पर 2 decades आपको यहाँ पर हो चुके हैं, माशाल्लाह, यू आर गेटिंग उर्दू वेरी वेल। Once again, thank you so much, Order. You're doing great work, alhamdulillah, mashallah, and I hope for the better future as well for Pakistan and in the world as well. Zunaira, thank you so much. आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी नोट के ऊपर आपसे इजाज़त चाहेंगे एंड ईद मुबारक as well. Tomorrow is Eid, so Eid Mubarak. आपको भी Zunaira Eid Mubarak. And do please check out on YouTube Zunaira Zulfikar. She has 3 songs she's put out in the last year, and each over a million and a half views. Why don't we hear a song? कुछ गा दीजिए please. जी, I would love to sing. अभी जो मेरा नया रिलीज हुआ है, it's been about 3 weeks. I released Baby Baby. Okay. So I would be happy to sing that. Please. ठीक है. Baby, 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 baby. Baby, 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 baby. ऐ तू की कीता मेरा हाल, तू तोड़ दिता मेरा मान, ऐ पुल्ली ना सजना, ऐ होएगा तेरे भी नाल, ऐ पुल्ली ना सजना, ऐ होएगा तेरे भी नाल, मैं दिल दिता तैनू, तू छड़ दिता मैनू, you broke my heart and threw it all away. You broke my heart and pushed me far away. Baby, 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 baby. Baby, 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 baby. अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच टॉट, थैंक यू सो मच सुनैरा। इसी नोट के ऊपर आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। कल ईद है, इंशाल्लाह आपसे ईद स्पेशल शो के अंदर मुलाकात होगी, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआओं में आपने बहुत ज़्यादा याद रखना है, मुझे याद रखना है, और कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ जो है ना अपने इर्द गिर्द फैलाएँ। जो नाराज़ है उनको मना लीजिए, कोई मसला नहीं है, छोटी सी ज़िंदगी है, उसके अंदर सब खुश रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से गुजर जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।